अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं CS302P का लेक्चर्स। यहाँ पे इस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है वो CS302 को जो है क्लियर करना है। काफ़ी लोगों को 302 बुक के बारे में और 302 प्रैक्टिकल के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आए थे इस चीज़ के ऊपर कि सर आप काइंडली 302 प्रैक्टिकल के ऊपर लेक्चर्स बनाएं, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं जो है आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों की अलॉट ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर 302P। मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोगों ने मुझे CS201P के ऊपर, CS301P के ऊपर, 304P के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स किया, इसी तरह इंशाल्लाह आप मुझे 302 के ऊपर भी अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लेक्चर हैं और जो एक्यूरेट असाइनमेंट का सोल्यूशन है, GDBs का सोल्यूशन है और शॉर्ट लेक्चर्स हैं मिड टर्म के अकॉर्डिंग, फाइनल टर्म के अकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो काइंडली लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसी भी चीज़ के अबाउट को क्यूरी हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, इंशाल्लाह उसके बाद डेडिकेटेड वीडियोस आएगी। जैसे अभी यहाँ पे लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे मुझे 302P के ऊपर, तो इसलिए मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ 302P के लेक्चर। अभी यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने 302P जो है उसके अब मिड टर्म जो है किस तरह प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो इसकी भी जितनी भी इसकी असाइनमेंट्स आनी है, क्विज़ वगैरह आने हैं, GDs वगैरह आने हैं, उसको किस तरह आपने सॉल्व करना है, इंशाल्लाह वो भी मेथड आपको मैं बताऊंगा। अब कुछ लोग जो है लैब सेशन अटेंड नहीं कर रहे होंगे, तो काइंडली आप लैब सेशन अटेंड कर लें, क्योंकि लैब सेशन के अंदर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो अटेंडेंस है वो पूरी हो जाएगी, अगर आपकी अटेंडेंस पूरी होगी तब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जो पेपर है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते, तो उसको लाजमी जाके वॉच कर लीजिएगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली 302 की बुक जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप CS की कोई भी बुक पढ़ें तो कोशिश करें कि उसका जो नेम है, जो टाइटल है, उसको लाजमी पढ़ लें। अब क्योंकि CS302P की अपनी तो कोई बुक है नहीं, तो जाहिर सी बात है जितनी भी चीज़ें ड्राइव होनी है वो सारी की सारी CS302 के उससे होनी है, ठीक है। अब जब CS302 से सारी चीज़ें ड्राइव होनी है तो बेटा आपने ये बुक को एज आ प्रायोरिटी रखना है, और आपकी फर्स्ट मेन चीज़ यही है कि आप लोगों ने इस बुक को जो है वो साथ में ओवरव्यू करते रहना है, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपने उनको मेनली करना है। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे देखें बुक का नाम क्या है, डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन, राइट ना। अभी हमारे पास जितनी भी हमने इसके अंदर चीज़ें करनी है ना वो क्या होंगी, उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास होंगे डिजिटल लॉजिक्स। लॉजिक क्या होंगे, अब लॉजिक ये जो गेट्स होते हैं आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी पढ़े होंगे, मैथ के अंदर भी पढ़े होंगे, उन गेट्स की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर बात करें डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है कि देखें अभी हमने छोटी क्लासेस के अंदर जस्ट जो है बेसिक से कुछ गेट्स पढ़े थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो फिर हम लोगों ने कुछ क्लासेस के अंदर आके उसको मजीद फर्दर डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ सैम्बल्स और गेट्स। और फिर अभी जो हमारा इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं कि अभी हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन यूज़ करेंगे, यानी कि मल्टीपल गेट्स को जोड़ के हम एक सिंगल गेट जो क्रिएट करेंगे, उसे हम कहते हैं डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक गेट बनाया जाता है, जो उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, वो बेसिकली किसी एक पूरी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो यहाँ पे इसलिए उसने यहाँ पे लफ्ज़ डिज़ाइन यूज़ किया। जैसे हम लोग घर के लिए नक्शा बनवाते हैं तो उसका क्या होता है कि डिज़ाइन होता है कि इस तरह हमारा घर बनेगा। अब बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, ये उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक लॉजिक सा डिज़ाइन बनाया होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करता है। यहाँ पे हमारे पास है जी ओवरव्यू दिया गया है नंबर सिस्टम का। अभी यहाँ पे मैं नंबर सिस्टम के अंदर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं आपको इसलिए बताता हूँ हमेशा 302P जो है ये कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उसके लिए आपको बुक लाजमी देखनी है उसकी, लेकिन क्या से देखनी है कि आपने जो उसके टॉपिक्स है ना इंपॉर्टेंट, यानी कि जैसे अभी यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एनालॉग वर्सेस डिजिटल, तो आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, दैट्स इट। अगर आपको ये कंसेप्ट आ गया तो उसके बाद आपको कोई भी यहाँ से थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब एनालॉग क्या होता है, कि कंटिन्यूसली चेंजिंग जो क्वांटिटी होती है हम कहते हैं एनालॉग, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे, कि जैसे अब देखें डे जो है वो राइज होना शुरू होता है, यानी कि मॉर्निंग होती है, तो क्या होता है कि आपका जो सूरज की रोशनी है वो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन जो है वो शुरू होता है, इसी तरह जो है सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है। फिर जैसे जैसे सूरज जो है वो ग्रूब होता है, यहाँ पे सनसेट लिखा हुआ है, जैसे जैसे सूरज ग्रूब होता है तो क्या होता है, सूरज की रोशनी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही होती है, इनकंटिन्यूस मूवमेंट नहीं हो रही होती, यानी कि एकदम से जो है वो डार्कनेस नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि वो ग्रेजुअली मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फर्ज कर लें, जैसे आप क्लॉक की बात कर लें तो क्लॉक के अंदर भी ऐसे ही होता है, यानी कि एक से सुई 2 के ऊपर जा रही है, फिर 3 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर, तो यानी कि वो कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है, इसे हम कहते हैं एनालॉग। और जिस चीज में डिसकंटिन्यूस आ जाए, यानी कि इंटरवल्स आ जाए, जैसे 5 के बाद सीधा 10 आ जाए, 10 के बाद सीधा 15 आ जाए, तो इस चीज को कहते हैं डिजिटल, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई एनालॉग सिग्नल की, उसमें कहता है जी राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। अब ये वही बात कह रहा है, इसको आप जरा इग्नोर कर दें। वेलोसिटी ऑफ अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। अभी यहाँ पे कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ कार, जैसे जाहिर सी बात है जब भी हम कार के अंदर वो ये मीटर की बात कर रहे हैं, कार के ऊपर जो मीटर लगा होता है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जाहिर है वो हमें स्पीड मीटर बता रहा होता है कि अभी आप इतने स्पीड से जा रहे हैं, अभी आप इतने स्पीड से जा रहे हैं, तो पहले गियर में ये स्पीड। तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे भी ऐसी होता है कि पहले से फिर दूसरे में, फिर दूसरे से फिर तीसरे में, तो आपने अगर गियर भी बदलने तो आप 1 by 1 बदलते हैं ना।
पहले से दूसरा, दूसरे से फिर तीसरा, तीसरे से फिर चौथा, यानी कि कंटिन्यूसली आपने इंक्रीज करना होता है। ये नहीं होता है कोई डिसकंटिन्यूस इंक्रीज नहीं होता कि आप पहले से डायरेक्टली थर्ड पे जंप कर जाएं या थर्ड से आप डायरेक्टली फिफ्थ पे जंप कर दें, तो ये काम नहीं आप कर सकते। आपने हर पॉइंट जो होता है उसको आपने विजिट करके आगे जाना होता है। उसके बाद जो डिजिटल होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया इंटरवल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 से डायरेक्टली 4 पे जा रहा है, 4 से 7 पे जा रहा है, 18 पे जा रहा है, तो ये अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूस आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरवल्स की बात कर रहे थे, जब डिस्क्रीट इंटरवल्स होते हैं यानी कि आप मूव कर रहे होते हो डिफरेंस के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप बाइक के मीटर की बात करें तो वहाँ पे लिखा होता है 20, 40, 60, 80, 100, तो वहाँ पे क्या होता है कि 20 का उन्होंने इंटरवल रखा होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिएट होता है, यानी कि डिस्क्रिएट इंटरवल्स होते हैं इनके अंदर, जिसके अकॉर्डिंग फिर क्या होता है वो मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेम्परेचर की अगर मैं बात कर लूँ एनालॉग के अंदर, तो फिर ये होता है कि जैसे अगर अभी टेम्परेचर 40 पे है, तो जब अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज होना होता है तब भी कैसे होता है कि 30 से 31, 32, 33, तो फिर यहाँ पे ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। ये इस चीज़ की भी आप यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एनालॉग के अंदर। अब यहाँ पर एक टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास यहाँ पे 5 डिग्री पे होता है तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, अगर 20 पे जाएगा तब कितना टेम्परेचर होगा। तो ये वो सारी की सारी डिग्रीज के साथ उन्होंने शो करवाया हुआ है टेम्परेचर, बट मैं इसको यहाँ पे आपको नहीं कहूँगा कि आप इसको देखो, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है आपको देखने की। जो आपके लिए मेन चीज़ क्या है, एनालॉग क्या होता है जिसके अंदर कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है, और डिजिटल क्या होता है जिसके अंदर डिस्क्रिएट होता है, यानी कि इंटरवल्स पाए जाते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया। इसको बेशक आप इग्नोर कर दें, आपको मैं पहले ही बताया हूँ जो इसके अंदर मेन चीज़ करने वाली है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे करने वाला कुछ भी नहीं है अगर आप पी के स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद है जी डिजिटल सिस्टम एंड डिजिटल वैल्यूज़। अब डिजिटल सिस्टम और डिजिटल वैल्यूज़ के अंदर भी जो मेन चीज़ है वो है इसकी स्टेट्स, कि एक होती है 1 की स्टेट और एक होती है 0 की स्टेट। अगर आपके पास स्टेट 1 की है तब क्या होता है, और अगर आपके पास स्टेट 0 की है तब क्या होता है। स्टेट ऑफ आ स्विच ऑन और ऑफ, अगर कलर ब्लैक है तब क्या होता है, अगर कलर व्हाइट है तब क्या होता है, अगर टेम्परेचर हॉट हो तब कैसे पता लगता है, अगर टेम्परेचर कूल्ड हो तो कैसे पता लगता है। ये हमें कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे समझ नहीं है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमें ये सारी की सारी जो इसका फंडा है वो समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर हमेशा बाइनरी की बात की जाती है 0 और 1 की। और कंप्यूटर के अंदर अगर तो आपकी कोई चीज़ ट्रू है, यानी कि कोई स्विच ऑन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर कोई स्विच ऑफ है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट है, इसी तरह टेम्परेचर को हॉट एंड कोल्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे सेट किए हुई है वैल्यूज, फिर उसके अकॉर्डिंग ये उसको फाइंड करते हैं। बट अभी के लिए आपने क्या याद रखना है कि नंबर सिस्टम जो होता है, जो कंप्यूटर के बैकएंड के ऊपर काम कर रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें क्या होता है कि जब कोई चीज़ ट्रू होती है तो 1 आता है, जब कोई चीज़ फॉल्स होती है तो वहाँ पे 0 आ जाता है। तो यहाँ पे आगे बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है, और बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, जिसमें 0 और 1 होता है। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है बेसिकली वो 0 से लेकर 9 तक जो यहाँ पे मूव करता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट 10 वैल्यूज 0 to 9, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाइनरी में कैसे होता है, 2 वैल्यूज होती हैं, एक 0 और दूसरी 1। ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंट बाय कलर की बात की गई है, तो उसको क्या करते हैं, एक कलर को एक वो सब बाइनरी वैल्यू सेट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे इन्होंने ये 2 डिजिटल वैल्यूज ले ली हैं 00, तो इसको फर्ज करें उन्होंने कलर साइन कर दिया ग्रीन रेड, तो फिर क्या होता है इसका कोड आप कॉपी करके जो कंप्यूटर के बैकएंड के ऊपर पुट करते हैं। अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते रहे हो या कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से हावड़ा मिल गया होगा इस चीज़ का। बट अगर आप नहीं भी यूज़ करते रहे तो कोई मसला नहीं है। बट इन्होंने यहाँ पे अगर आसान फाज में बताऊँ ना, तो इन्होंने जस्ट किया हुआ कलर को एक कोड साइन किया हुआ है बाइनरी फॉर्म के अंदर। जैसे अब ये 39 है तो 39 को डेसिमल को इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे बाइनरी के अंदर। अब डेसिमल को बाइनरी के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इन्होंने यहाँ पे लफ्ज़ डिजिटल फॉर्म लिखा गया है, ठीक है। इसको भी हम बाइनरी पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इसको इसने कैसे कन्वर्ट किया है इसकी हम कन्वर्जन भी देखेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर। कन्वर्जन जब हमें समझ आ जाएगी तो हमें समझ आ जाएगी कि ये डिजिटल फॉर्म क्या होता है। अब डिजिटल फॉर्म कुछ भी नहीं होता, बस बाइनरी फॉर्म को हम कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है ना, क्योंकि वो बाइनरी के अंदर स्टोर होता है, और उसी डाटा हम क्या करते हैं डिजिटल डाटा कहते हैं, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आगे हम अगर मूव ऑन करें तो यहाँ पे नीचे हमें कुछ चीज़ें बताई हैं उन्होंने, इसको आप इग्नोर करिए, इसको भी आप इग्नोर कर दें। यहाँ पे हमारे पास आते हैं मेन गेट्स। अब ये जो कंसेप्ट है ना गेट्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर 302P को पास करना है तो बेटा ये आपका पहला और मेन स्टेप है जो आपको कवर करना है अच्छे तरीके से। जब तक आपको गेट्स बनाने नहीं आते आप इस बुक को क्लियर नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम को नहीं यूज़ किया, मैंने अपनी एक डायग्राम स्पेशली आप लोगों के लिए बना दी है, यहाँ पे आप इसको रीड करें। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले लिखा है गेट्स के लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। देखिए पहले तो 3 लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट। याद रखिएगा एंड और नॉट, ये 3 क्या है आपके बेस गेट्स हैं, और ये सारे के सारे इनसे ड्राइव हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन में पूछा जाता है कि बेस गेट कौन से होते हैं, तो ये 3 बेस गेट्स होते हैं, ये 3। और ये आगे क्या है उनसे ड्राइव होके आए हैं, ठीक है। ये नैंड हो गया, नॉर हो गया, एक्सक्लूसिव और हो गया, और एक्सक्लूसिव नॉर हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं उससे ड्राइव होके आए हैं। ये इसलिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे जब लिख दिए ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखें, पहले तो मैंने यहाँ पे लॉजिक गेट्स लिखे हैं सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आगे लिखे हैं सैम्बल्स।
ये सैंपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपने कम्बिनेशन ऑफ गेट्स क्रिएट करना है, यानी कि जब आपने गेट्स को जोड़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस गेट की क्या सैंपल है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। जैसे यहाँ पे एंड गेट है, तो एंड गेट कब पॉसिबल होता है, कहता आउटपुट इज लॉजिक 1 व्हेन एंड ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक 1। कहता है कि अगर आपकी ऑल लॉजिक्स जो है वो इक्वल टू 1 होंगी, यानी कि बोथ इनपुट्स आर 1, देन वी कैन से दैट द आंसर इज इक्वल टू 1। अगर आंसर जो है वो दोनों में से एक इनपुट का भी 0 है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका बुलियन का सैंपल। यहाँ पे जो बुलियन का सैंपल है सर वो x इज इक्वल टू a डॉट बी, यानी कि a मल्टीप्लाई b है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि एंड को सैंपल बुलियन सैंपल में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए और में प्लस आता है, फिर इस तरह आपसे पूछ सकता है नैंड में कैसे करते हैं, तो नैंड में यहाँ पे डॉट है और ऊपर यहाँ पे उसने कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नॉर की बात करें तो यहाँ पे भी a प्लस बी है, फिर इस तरह ये एक्सक्लूसिव और आ गया है। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा ये आपको ज़हन में रखनी है, क्योंकि जब तक आप इनको ज़हन में नहीं रखेंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इन्वर्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग। मैं इंशाल्लाह जब आगे हम लोग गेट्स बनाएंगे तब मैं आपको हर एक चीज़ वजाहत के तौर पर बता दूंगा। बट अभी के लिए आपने क्या करना है, आपने याद करनी है इसकी मेनली डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने अभी आपको एंड कब पॉसिबल होता है, जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। उसके बाद जब और है तो उसके और की भी आपने सैंपल्स देख लेनी है। सैंपल देखने के बाद यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लाजिम पड़िएगा कि आउटपुट इज एट लॉजिक 1 व्हेन 1 और मोर आर एट लॉजिक 1। कहता है कि जब एक या एक से ज्यादा जो लॉजिक है वो 1 के ऊपर होंगे तब आपका क्या पड़ेगा, आपका जो इनपुट है वो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा, ठीक है। इफ ऑल इनपुट्स आर एट लॉजिक 0 आउटपुट एट लॉजिक 0, यानी कि वो ये बात कह रहा है, कहता है कि अगर आपकी और गेट के अंदर, ये आपके पास क्या है और गेट, और गेट के अंदर क्या कहता है, कहता है कि अगर आपकी दोनों में से एक इनपुट 1 हो तब भी आपका आंसर 1 है, अगर आपके दोनों आउटपुट 1 हो तब भी आपका आंसर जो है 1 है, और अगर दोनों इनपुट 0 हो तब आपका आउटपुट जो है वो 0 आएगा। यानी कि दोनों अगर इनपुट 0 होंगी तब आपका आंसर जो है वो 0 आएगा, अदरवाइज आपका आंसर 0 नहीं आएगा। आप ये चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही कि ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे बनाए हुए हैं, तो आप चलें डायरेक्टली गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे आपको जिस गेट की समझ आनी नहीं आ रही तो आप यहाँ पे निकाल लें। जैसे मैं लिखता हूँ ओवर गेट टेबल, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली ओवर गेट लिखें और साथ में लिखते हैं टेबल। यहाँ पे आप ट्रुथ टेबल भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने यहाँ पे खैर टेबल निकाल लिया, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें वही बात जो मैं को कर रहा था कि यानी कि अगर दोनों 1 हो तब भी 1 है, और अगर दोनों 0 हो तब आपका आंसर 0 है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें बेटा वो आपको यहाँ पे ये बताएंगे। खैर ये एंड गेट के अंदर बता रहा है, मैं यहाँ पे और निकालना था मैंने, तो ये मैंने यहाँ पे और गेट निकाल लिया। तो इस तरह आप भी जो गेट्स हैं उनको निकालें, निकालने के बाद आप इसको रीड डाउन करें कि ये किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए उसने और गेट बताया कि अगर दोनों 1 है तब आंसर 1 है, अगर दोनों 0 होंगी तब आंसर 0 आएगा, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। खैर फिर भी आपको ज़्यादा सा चेक करवा देता हूँ, यहाँ से पढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद कहता है जी नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट की यहाँ पे उसने सैंपल, मेनली जो चीज़ है वो क्या है, उसका सैंपल है और उसके बुलियन ऑपरेशन है, ठीक है। ये चीज़ आपको फिर भी याद हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूसली तो आपको हो जाएंगी याद। और ये नैंड गेट है, तो अब नैंड गेट का भी आप यहाँ बेसिकली आप इस तरह लिख लें, ट्रुथ टेबल लॉजिक गेट्स ट्रुथ टेबल। आप ऐसे लिख के सर्च करेंगे ना जब, तो आपको होप्स हो के सारे ही मिल जाएंगे यहाँ पे ट्रुथ टेबल्स जो है ना। यहाँ पे देखें ये जो डायग्राम है इसके अंदर उन्होंने सारे जो हैं वो ट्रुथ टेबल साथ में दिए गए हैं। आप इसको सेव कर लें पिक्चर को। मैं यहाँ पे इस पिक्चर को सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हर एक चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे नोट के अंदर क्या होता है कि वैल्यूज को इन्वर्ट कर रहा होता है कि अगर आपकी आंसर इनपुट जो है वो 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, और अगर इनपुट 1 है तो आंसर 0 आएगा। इसके बाद इसने एंड का लिखा है कि अगर आपकी दोनों इनपुट 1 हैंगी तब आपका आंसर 1 आएगा, दोनों में से एक भी 0 हुई तो आंसर 0। उसके बाद उसने और का लिखा, तो और के अंदर उसने क्या कहा, वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद एक्सक्लूसिव और है, तो उसके अंदर उसने क्या कहा है कि अगर आपकी दोनों में से एक इनपुट भी 1 है तो आंसर 1, अगर दोनों 1 है तो आंसर 0। उसके बाद उसने नैंड का लिखा है। नैंड के अंदर वो क्या कहता है कि अगर एक इनपुट 1 हो एक 0 हो तब भी आंसर क्या है आपका 1 है, अगर यहाँ पे दोनों इनपुट जो है 1 हो तो अब आपका आंसर क्या है 0, और अगर दोनों इनपुट 0 हो तब आपका आंसर क्या है 1। इसी तरह उसने यहाँ पे नॉर की लिखी है, तो नॉर में क्या होता है कि अगर आपकी दोनों आउटपुट 0 हैं, दोनों इनपुट 0 हैं तब आपका आंसर क्या है 1 है, और अगर दोनों इनपुट जो है 1 है तब आपका आंसर क्या है 0 है। इस तरह उसने एक्सक्लूसिव नॉर लिखा है, तो उसके अंदर उसने क्या कहा है, उसके अंदर उसने कहा है कि अगर आपकी दोनों 0 हैं इनपुट तो अब आपका आंसर आउटपुट में 1 आएगा, और अगर दोनों जो है 1 होगी तब आपका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आउटपुट में 1 आएगा। यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इन्होंने चेंज की होती हैं, मोस्टली जो चीज़ें होती हैं सेम होती हैं। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ करना पड़ेगा, और आपको सैम्पल्स लाजमी याद रखने होंगे। इसको बनाते कैसे ये बड़ी मेन चीज़ होती है। यहाँ पे देखें इन्होंने बनाने का तरीका भी साथ में बताया हुआ है, लेकिन अब क्या है यहाँ पे बुलियन का ऑपरेशन नहीं बताया कि ये बुलियन में कैसे लिखा जाता है, और वो मेन चीज़ होती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बेटा अगर आपको 302P पास करनी है या 302 पास करनी है
तो इनके जो गेट्स हैं उनको जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतनी आपके लिए अच्छी बात है। ये बुलियन ऑपरेशन आपको हर एक के आने चाहिए, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आपको आनी चाहिए, इसके सैम्पल्स आपको आने चाहिए और इसके नेम जो है वो आपको सारे के सारे आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे मूव ऑन करूँ तो यहाँ पे देखें इन्होंने सारे के सारे जो है 1 बिट फुल एडर कम्बिनेशन सर्किट जो है उन्होंने क्रिएट किया। अब ये कैसे क्रिएट किया आपको तब समझ आएगी जब आपको ये गेट्स आते होंगे कि यहाँ पे इसने पहली नोड कौन सी लगाई है, फिर उसके बाद कौन सी लगाई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। यहाँ पे ये देखें ये वाला गेट यहाँ पे इन्होंने अटैच किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा गेट एक्सक्लूसिव और है, उसके बाद ये आगे मूव ऑन किया है तो यहाँ पे कौन सा गेट अटैच किया है उन्होंने ये देखें। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अटैच किया आपके पास एक्स, यहाँ पे एक्स नोड नहीं है, ये और गेट उन्होंने अटैच किया है। ये मेरे ख्याल से ये भी उन्होंने एक्सक्लूसिव और इसको अटैच किया है। उसके बाद फिर आगे फिर मूव किया है उन्होंने, यहाँ पे 2 एक्सक्लूसिव और उन्होंने गेट जो है वो अटैच किए हैं और उसके बाद उन्होंने 2 एंड गेट अटैच किए हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक और गेट यहाँ पे अटैच किया, यानी कि ये आपके पास कौन से गेट हो गए एक्सक्लूसिव और, ये भी आपके पास एक्सक्लूसिव और हो गया। ये आपके पास यहाँ पे 2 गेट्स ये हो गए। ये आपके पास कौन से गेट बनते हैं, ये आपके पास बनते हैं एंड गेट्स। ठीक है, और एक आपके पास ये वाला जो है वो गेट रह गया। ठीक है, ये देखें इन्होंने 4-5 गेट्स हैं उनको मिला के आपका फाइनल जो है वो एक गेट क्रिएट किया है। तो अगर आपको इन चीज़ों को समझना है तो प्रैक्टिकली आपको गेट समझने पड़ेंगे सारे के सारे। अगर आपको गेट समझ आएंगी तभी आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में क्या किया है और गेट को जो है वो यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, और तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जितने अच्छे तरीके से इनको करेंगे वही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अब मैं आगे मूव ऑन करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ सो यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे तो कुछ नहीं करने वाला लग रहा, आप आगे नीचे मूव ऑन करें। सो यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपने सर अपनी जो कोई भी नंबर है उसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है ना, आपने उसको कन्वर्ट कैसे करना है कि इसकी बाइनरी वगैरह कैसे निकालनी है डेसिमल की, तो वो यहाँ पे मेन चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक डिजिट वैल्यू हमें दिया गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है कि 275 जो है वैल्यू है। आपने इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम सम एंड वेट, आपने यहाँ पे सर इसको फाइंड करना है, आपने इसको किस तरह जो कन्वर्ट करना है वो बड़ी मेन चीज़ होती है। इसको कन्वर्ट करने का बड़ा आसान तरीका है, यानी कि इसकी कन्वर्जन हम इसे बोलते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन करके दो। कन्वर्जन कैसे करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे लिखा जी 275 जी करने का, बाइनरी नंबर के अंदर करने का, इसको डेसिमल से बाइनरी के अंदर ले जाने का, बाइनरी से डेसिमल के अंदर ले जाने का जी काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसको अभी से कवर कर लें ताकि आपको आगे जाके 45 लेक्चर तक कोई इशू ना आए। 275 देखिए आपने क्या करना है, 2 को अलग लिख लेना है, 7 को अलग लिख लेना है, 5 को अलग लिख लेना है। ठीक है, फिर इसको आपने कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है आपने सबको 10 के साथ, और राइट साइड से आपने इसको वैल्यूज असाइन करना शुरू कर देनी। जैसे यहाँ पे 0 साइन किया है, फिर 1 साइन किया, अगर इससे ज़्यादा होता तो फिर हम आगे 2, इस तरह फिर 3 हम लोग इसको साइन करते हैं। लेकिन आपने मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से। अब यहाँ पे देखें 10 की पावर 0 थी तो आंसर क्या आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5, 10 की पावर 1 थी तो 10, 10 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो क्या आया 70। इसके बाद यहाँ पे 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 100, तो 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 200 आएगा। इसी तरह उन्होंने आगे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो कहता है जी फ्रैक्शन जो है इन डेसिमल नंबर सिस्टम, वो कहता है जी फ्रैक्शन को आप डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ। ये फ्रैक्शन कौन सी होती है जिसके अंदर इशारिया आता है, बिल्कुल सेम चीज़ है, इसके अंदर भी कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली। यहाँ पे देखें 382 उसने यहाँ पे सेपरेट लिख लिया, उसके बाद उसने क्या किया है सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, वही 10 के साथ। और कहाँ से आपने सेटिंग स्टार्ट करनी है, राइट साइड से। राइट साइड बेसिकली आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इशारिये से पीछे, यहाँ से इस नंबर से, ये 2 से। तो मैंने यहाँ पे देखें 2 पे क्या कर दिया है 10 की पावर 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 2। अब राइट साइड पे मूव करें तो यहाँ पे देखें, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे इशारिया होगा वहाँ से आगे आपने क्या करना है 1 से स्टार्ट कर देना, यानी कि 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, क्योंकि इधर है हमारे पास मूव कर रहा है और अब हमारे पास इधर की तरफ मूव कर रहा है। आपको पता है इधर हम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं नंबर, इधर हमारे पास कैसे नंबर होते हैं प्लस की तरफ होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये बात आपको पता होगी। सो यहाँ पे हम इधर हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 और इस तरह फिर आप यहाँ पे देखें -2। अगर इससे आगे भी कोई वैल्यू होती, फर्ज करें यहाँ पे वैल्यू होती 2, तो यहाँ पे हम क्या करते 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। फिर इस तरह हम क्या करते इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करते और अपना आंसर जो है यहाँ पे इसको दिखा देते। आगे गया जी केवन नंबर सिस्टम। केवन नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके सैम्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 0 का केवन नंबर क्या है, 1 का क्या सैम्बल है, उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपको ये आ गई तो समझ लें आपको हर एक चीज़ आ गई है। और ये इसके भी बेसिकली वो जो पूरी कन्वर्जन है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसकी कन्वर्जन कैसे करते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पहले इन सैम्बल्स को समझना जरूरी है। जब तक आपको इन सैम्बल्स का पता नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आगे ये वैल्यू सेट की गई है, फिर बाइनरी नंबर के अंदर कैसे वैल्यूज कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक वैल्यू गिवन की गई है बाइनरी वाली 100, ठीक है, यानी कि डेसिमल वैल्यू गिवन, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली एक्सप्रेशन के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है
1 मल्टीप्लाई बाय, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे चेंज है कि अगर आपको बाइनरी के अंदर वैल्यू दी गई होगी ना, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको एक बेस वैल्यू दी जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको एक बेस वैल्यू दी जाएगी, बाकी काम सेम है। 1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 10 की जाए 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, उस बेस से होगा जो आपको यहाँ पे गिवन की जाएगी। यहाँ पे 2 गिवन की गई है तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे आपको बेस 3 दी जाती है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, बाकी काम सेम है कि आपने राइट साइड से 0 फिर 1 फिर 2, यहाँ पे देखें 2 ये ऊपर 3 4, यानी कि पावर जो है उसने वही बनाई है राइट साइड से लेके। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म किया और उसके बाद उसने उसका आंसर जो है वो यहाँ पे निकाल दिया। और बेटा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है करने वाला, यही देखें अभी इशारे के अंदर आएगा तो बिल्कुल सेम मेथड, बेस क्या है सेम है 2 है, लेकिन इशारे के बाद इधर वाली साइड पे जाएंगे तो -1 आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखें -1 और -2, मैंने आपको बताया था अगर आगे कोई हिस्सा होगा तो फिर वो -3 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इधर मूव ऑन करें तो यहाँ पे देखें 0 1 2 और 3। ठीक है, इसके भी इस तरह फिर जो है इसने कैलकुलेशन की है। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो लेक्चर नंबर 1 है वो बेटा खत्म हो चुका है, आगे हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। होप्स हो के लेक्चर नंबर 1 के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी आपको अच्छे तरीके से कवर होगी। फिर भी किसी में क्यूरी हो, कोई डाउट हो जरूर पूछेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक ले इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।